नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost. इन classes में जो videos हम आपको provide करेंगे, we are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है, सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू दी YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉड, foreign judgment obtained by fraud. That if a foreign judgment is obtained by fraud, it will not operate as res judicata. Got it or not? See, no need to explain you further in this. If this judgment is obtained by fraud, then it will not operate as res judicata. This is the established principle of private international law. और यहाँ पर दो terms हैं, दो maxims हैं। फ्रॉड एंड जस्टिस नेवर ड्वेल टुगेदर। फ्रॉड और न्याय दोनों एक साथ नहीं रह सकते। फ्रॉड एंड डिसीड ऑट टू बेनिफिट नन। फ्रॉड से, कपट से, डिसीड से किसी का भी भला नहीं होना चाहिए, किसी को बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। सो ऑल जजमेंट्स वेदर प्रोनाउंस्ड बाय द डोमेस्टिक और फॉरेन कोर्ट्स आर वॉइड इफ ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। इस लाइन को याद कर लीजिए, प्रीलिम्स में आएगा। Whether it is not only for foreign courts, even in this case domestic judgments, judgments by domestic courts, if they are obtained by fraud, all those judgments will be void. इसको क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में आपके इसमें, और इसी में केस आपका है सत्या वर्सेस तेजा सिंह। देखो जहाँ लिखा है लीडिंग केस, इन द लीडिंग केस ऑफ सत्या वर्सेस तेजा सिंह। मैं आपको ट्रिक देता हूँ, कोई सी भी बुक हो आपकी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं पर भी हो, अगर टेक्स्ट बुक पढ़ते हुए ये लाइन मिल जाए आपको, लीडिंग केस है ना, एक केस ऑफ फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंस, उस तरह के एडजेक्टिव फ्रेजेस मिल जाएं, तो ये मान लीजिए कि आपके सिलेबस में वो इंक्लूड हो गया। आपको वो बाय नेम याद रखना है, ध्यान रखना। या फिर कोई ऐसा केस है जिसको 5 जजेस बेंच ने डिसाइड किया, 9 जजेस बेंच ने डिसाइड किया, तो दो केसेस आर इम्पोर्टेंट फॉर यू। ऐसे केसेस इंपॉर्टेंट हैं जहाँ पर सीरीज बनती हो कि पहले कोर्ट ने ये कहा, फिर बाद में चेंज किया, फिर ऐसा हुआ। तो कई बार आपको देखोगे कि देयर इज सीक्वेंस ऑफ केसेस, लॉट इवॉल्व हुआ है, लॉट डेवलप हुआ है एक सीक्वेंस में, देन ऑल दोज केसेस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर केस लॉस। एक केस ऐसा है जहाँ से लॉ का शुरुआत हुई है, डेफिनेशन इवॉल्व हुई है, वैसे केसेस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कई बार आपको आपके क्वेश्चंस होते हैं ना कि भी कौन सा केस इंपॉर्टेंट है, ऐसे केसेस इंपॉर्टेंट होते हैं जहां लिखा होता है लीडिंग केस ऑफ। तो बिकॉज सत्या वर्सेस तेजा सिंह इज ए लीडिंग केस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर दिस केस बाय फैक्ट्स एज वेल, वेरी सिंपल फैक्ट्स। आ जाइए, इसमें क्या है देखिए। इन दिस केस क्या हुआ, ए हस्बैंड ऑब्टेन्ड डिक्री ऑफ डिवोर्स अगेंस्ट हिज वाइफ फ्रॉम एन अमेरिकन कोर्ट। ये बहुत होता है,
American code is a now foreign code for you. Everything that he was domiciled in the America. He said कि I am the domiciled in America, and on that basis he obtained a degree from American code. Observing that the husband was not a bona fide resident or domiciled of America and he had played fraud on a foreign court, Supreme Court held that decree was without jurisdiction and a nullity. बस तो इस केस का याद रखना केवल आपने, सत्या वर्सेस तेजा सिंह। ऐसे एक केस हो रहा है सेम, नरसिम्हा राव वर्सेस वर्किता लक्ष्म। ए हस्बैंड ऑब्टेन्ड ए डिक्री ऑफ डिवोर्स अगेंस्ट बी अगेन फ्रॉम एन अमेरिकन कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट ही वाज ए रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। सेम है। तो आप जब केसेस में, ऐसे केसेस में लिखेंगे मेंस में, तो अब क्या लिखना चाहिए, सिमिलरली वाज हेल्ड इन दिस। एक केस को एक्सप्लेन कर लिया, एंड सिमिलरली वाज हेल्ड इन नरसिम्हा राव वर्सेस दिस। तो उससे क्या हुआ कि एग्जामिनर को मेंस में ये पता चल जाएगा कि भाई इन साहिबा को केस लॉ की अच्छी जानकारी है। आप केवल मेंशन कर दीजिए बस, जरूरी नहीं है हर केस के फैक्ट्स आपको डिटेल में लिखने हो, ठीक है। और देखिए भगवान के लिए ऐसा कभी मत करना। कई बार क्या होता है कि आपको 10 में से केवल 4 क्वेश्चन आते हैं, तो आपने सब कुछ उसमें उड़ल दिया, फिर सत्या में डाल दो, नर्सिंग में डाल दो, फिर डिटेल में फैक्ट्स में। जैसे मान लो इसी को अगर किसी को नहीं आया होगा, ए हस्बैंड, ए क्रूअल हस्बैंड ऑब्टेन्ड ए डिग्री अगेंस्ट हर इनोसेंट वाइफ, उसमें अननेसेसरी मिर्च मसाला डालने की कोशिश, ऐसे कोशिश हमें ऐसे नहीं करनी चाहिए इसमें, समझ रहे हो। ए प्राउडी घमंडी हस्बैंड ने अपनी एक असहाय इस के साथ फ्रॉड किया, ऐसे किया, और इट वॉज अगेंस्ट मॉरल्स, अमेरिकन कोर्ट को भी धोखा दिया, हिंदुस्तानी होने के नाते पूरा पेज भर दिया, समझे। तो एग्जामिनर को इरिटेट मत करना। आप ये ध्यान रखना कि अगर आपको किसी से अनुकंपा चाहिए, है कि नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका है भाई नमस्ते करते हुए जाओ, प्रेम से, उसको कभी भी इरिटेट मत कीजिए। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। जब रावण का वध हुआ था, तो ये कहानी सुनाई जाती है कि भगवान राम ने कहा लक्ष्मण से कि देखो रावण एक बहुत ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी है, दुनिया भर के चारों वेदों का ज्ञान है उसको, तुम जाओ उससे और कुछ ज्ञान की बातें सीख करके आओ। तो जब वो अपने क्रोध में थे, उसके तो गुस्सा ज़्यादा था उनको, तो जब वो गए, भगवान राम की कहा तो माना, लेकिन अंदर से श्रद्धा नहीं है रावण के लिए, तो उसके सिर की तरफ, हाँ भाई बताओ क्या सिखा सकते हो, है ना। तो रावण ने अपना मुंह फेर लिया। फिर भगवान राम गए, उन्होंने जाकर प्रणाम किया और सारी बातें समझाई, एक पूरे रिस्पेक्ट दी। तो फिर रावण ने उनको एक जो राजनीति है, वो धर्म की बातें, जो उसका मर्म था, वो उनको ट्रांसफ़र किया। तो जहाँ दोनों रावण को मारा गया है, तो वो भी सिखा रहा है, ये जानते हुए कि कुछ मिनटों पहले इन्होंने मेरा वध किया और मैं मरने वाला हूँ कुछ देर में। तो रेस्पेक्ट की महिमा ये होती है। आप समझ रहे हो बात को जो कहना चाह रहा हूँ मैं। अब रेस्पेक्ट एग्जामिनर को मेंस में कैसे दिखाओगे, वहाँ तो आप दिखोगे नहीं, फोटो मत लगा देना कि मैं ये हूँ। उसमें सिर्फ आप रेस्पेक्ट कैसे दिखाएंगे, आप रेलिवेंट बातें लिखिए। आपको जो अच्छा आता है, कम आता है तो अच्छी हैंड राइटिंग अच्छी कर लीजिए, मिर्च मसाला मत लगाइए, उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत कीजिए। सही बात है आपको नहीं आई है। तो ये हमेशा ऐसे ही आपके इंटरव्यू में है। आपने देखा होगा इंटरव्यू में कई बार लोग क्या होते हैं, वो प्राउडली कहते हैं मैं 5 बार इंटरव्यू में बैठ चुका, 6 बार बैठ चुका। एक रीज़न ये हो सकता है कि उनके मेंस की परफॉर्मेंस ख़राब है। एक ये हो सकता है कि उनका जो वे है बात करने का इंटरव्यू में, वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, या कुछ ऐसी खास बात है कि जो एग्जामिनर उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, वो उनको इतने अच्छे मार्क्स नहीं दे रहे हैं जिससे कि वो क्वालिफाई हो जाए वो, और वो बार बार सेम गलती कर रहे हैं वो। तो ध्यान रखिए, इंटरव्यू के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं, दिस इज द, इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, और हिंदी में बोलते हैं इसको व्यक्तित्व परीक्षण। तो इन द इंटरव्यू बेसिकली दे आर एग्जामिनिंग योर पर्सनैलिटी, whether that personality is suitable for the job or not, and in that case they are not observing how smart you are, कितने अच्छे आप लगते हैं, कितने अच्छे आपने बालों को कलर किया हुआ है, कितने आप क्या हैं, आपने फेयर कितने, इससे कोई मतलब नहीं उन लोगों को। उनका मतलब है कि सूटेबल फॉर द जॉब है या नहीं है ना। ए पर्सन मे बी suitable for the armed forces and the same person may not be suitable for the judicial force.
same person may be suitable for becoming an IPS, he may not be suitable for judicial officer. So they are there to see your suitability for judicial officer. Being a judicial officer, you should be very humble, very honest, precise, modest. All these qualities should be reflecting in your personality. If one of my friends said कि I was interviewed and he asked me about my PhD, I said I have written these 4 books. And there, जैसे तूने कहा कि मैं इस एरोगेंस से बोलेगा मैंने दिख रहा हो कि भी मैंने 3-4 किताबें लिख दी, वो नहीं लेंगे तुम्हें। क्या आप अपने आप को ओवर क्वालिफाइड मांग रहे हो? तो ये बातें आप ध्यान रखना कि ऐसे केसेस में भी, यहाँ से बात शुरुआत हुई थी कि केस लॉ में जहाँ जैसे ज़रूरत है वो आर्ट आपको आनी चाहिए लिखने की। अगर आपसे लेंथी क्वेश्चन मान लो फ्रॉड में पूछा है ना, तो देन इफ द क्वेश्चन इज ओनली ऑन फ्रॉड, देन यू शुड एक्सप्लेन द फैक्ट्स ऑफ दीज बोथ केसेस। व्हेन द क्वेश्चन इज ऑन फॉरेन जजमेंट्स और उसमें केवल एक पार्ट फ्रॉड का है, देन यू ओनली मेंशन द नेम्स ऑफ द केसेस in the leading cases of this, in which the judgment was obtained on the basis of fraud played on the judgment foreign court. The foreign judgment was not enforced in the India. बात समझ आ रही है आपको? तो you will have to see yourself, but don't be over smart in your mains or in interview. ये हमेशा के लिए गांठ बांध लीजिए इस बात को। Proudly I can say कि मुझे, मैं जिन इंटरव्यू बैठा हूँ, मुझे जॉब मिली है मुझे वो, और उसकी वजह यह है कि मैं उस बात को समझ गया जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये बात मान के चलिए, आप जितने स्मार्ट हैं वो आपके पिताजी हैं, है ना। जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना वो आपके पिताजी की उम्र के हैं, आपके दादाजी की उम्र के हैं। वो लोग इस सारे उम्र के खिलवाड़ से, इन सभी चालाकियों से बहुत आगे निकल चुके हैं। वो आपका मुंह खोलते ही समझ जाएंगे ये आदमी कहाँ भाग रहा है। तो उनको बेवकूफ़ बनाना बहुत मुश्किल काम है। वहाँ तो सिर्फ यही है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, कि जैसा हूँ जो हूँ आपके सामने हूँ बस। तो हो सकता है कि वो ये मान लें कि इसको नॉलेज तो फिर भी प्रीलिम्स और मेंस में है ही है, और कुछ नहीं होगी तो वक्त के साथ में आ जाएगी, लेकिन ये वो व्यक्ति है जिसको जुडिशरी में होना चाहिए। तो आपको बहुत अच्छे नंबर भी दे सकते हैं आपके गुणों पर, वो समझ रहे हैं आप। और आप ये कहें नहीं, जो कुछ हूँ मैं डिसाइड करूँगा, समझे, तो समझ लो जैसा यू हुआ वहाँ गए बस। मेरे साथ इंटरव्यू में हुआ था। देखो, मैंने आपने बताता हूँ हमेशा, और मेरा अपना एक्सपीरियंस यही है। देर आर 2 kinds of interviews, sorry, there are 2 kinds of questions in interview. Broadly you can classify those questions into 2 categories. Number 1, the answers of which you know and the answers of which you don't know, and there is an art to respond to both of this. वो आर्ट डेवलप करनी है कि जिस क्वेश्चन का आंसर आपको आता है वो किस तरीके से देना है, वो भी हम्बली देना है आप लोगों ने, और उसमें फैलना नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक। और जिस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है तो डोंट बी वेरी स्मार्ट, झूठ मत बोलिए, उनको बेवकूफ़ बनाइए, ऑनेस्टली एडमिट और बिना डरे आगे बढ़िए। इनको रिस्पॉन्ड करना सीख जाएंगे आप, अच्छे मार्क्स ले आएंगे इंटरव्यू में बेसिकली। चलिए, जब इंटरव्यू का नंबर आएगा तब बात करेंगे। फिलहाल यहाँ की केस लॉस की बात थी। आई होप यू विल कीप इट इन माइंड। So these are the case laws, and again in this case you should note the one case is also SP Chenglavarya Naidu. Sorry for the pronunciation, but this is in this case what कि whether such judgment means judgment by fraud, this is judgment or decree by the first court or by the highest court has to be treated as a nullity. If a judgment is obtained by fraud, either from a first court यानी court of first instance or court the highest court हो, where it is given by the domestic court or by a foreign court, it shall be treated always a nullity. It can be challenged in any court, even in the collateral proceedings. ओके नहीं, तो देयरफॉर इफ द, गांठ बांध दीजिए, फ्रॉड अगर अटैच हो गया इट मीन्स इट हैज 0 वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ, बस, वेदर इट्स ए डोमेस्टिक जजमेंट और ए फॉरेन कोर्ट जजमेंट, बस। नाउ 6, इट इज अगेन
वही बात, फॉरेन जजमेंट फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ. इफ द जजमेंट इज इन द ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ, then again it cannot be conclusive in India. This is now come to presumption. We have discussed it. Presumption as to foreign judgment governed by section 14, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना. सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस करेंगे तो उसको जेन्युइन माना जाएगा. द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट द जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन, है ना. आर विश्वनाथन केस याद कर लीजिए. आर विश्वनाथन केस में, इन दिस केस द कोर्ट इन इंडिया विल नॉट इंक्वायर वेदर कंक्लूजन्स रिकॉर्डेड देयर बाई आर सपोर्टेड बाय द एविडेंस और आर अदरवाइज करेक्ट. ये ध्यान रखना आप लोग, ये यहाँ पे ना कि दे विल नॉट गो इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस, जो मैंने डिस्कस किया था पहले ही आपसे. द कोर्ट्स इन इंडिया विल नॉट इंक्वायर वेदर कंक्लूजन्स आर करेक्ट और नॉट, whether their conclusions are supported by evidence or not. They will see whether the case falls in these categories or not. If the foreign court comes into any those 6 categories that are important. ऐसे समझिए कि मैं आई एम इंडियन कोर्ट, मेरे पास एक फॉरेन जजमेंट आया, उसकी सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास आ गई, तो व्हाट इज माई जॉब इज दिस. नाउ माई जॉब इज टू एनफोर्स दिस. If this judgment comes into any of the categories A, B, C, D, E, F 13 में, only then it is not conclusive. I will not see कि whether divorce given was justified or not, whether the judgment for compensation at deciding the amount of compensation is good or not. मैं उसमें नहीं जाऊंगा. मैं केवल ये देखूंगा कि वो 6 कैटेगरी में तो कोई फॉल नहीं कर रहा बस, और वो भी सामने वाली पार्टी बताएगी आकर के कि हाँ जी हाँ ये जजमेंट क्यों कंक्लूसिव नहीं होना चाहिए. अदरवाइज प्रिजम्पशन क्या होगी, शैल प्रिज्यूम है कि ये जजमेंट कॉम्पिटेंट कोर्ट ने दिया है एंड नाउ इट शुड बी रिस्पेक्टेड. बस केस का नाम है आर विश्वनाथन, याद रखना बस जी. एंड लास्ट कंक्लूजन में हम लोग पहुंच चुके हैं, एनफोर्समेंट. एनफोर्समेंट कैसे होता है फॉरेन जजमेंट का. नाउ देयर आर 2 ways only, and this is very important, by instituting a suit on such foreign judgment. Foreign judgment was delivered by a foreign court, now you want to enforce it in the India, then you should bring a separate suit for enforcement of that foreign judgment. This is the first way, or by instituting execution proceedings. This is the second way. This is the second way for enforcing this. A foreign judgment which is conclusive under 13 can be enforced by 2 ways. Number 1, by instituting a suit, and by instituting execution proceedings. Please raise hand अगर बात समझ में आ गई तो कर लेंगे. So when a suit is brought for the enforcement, then court cannot go into the merits of the original claim. That is the judgment of foreign court. Now point to be noted is this such a suit must be filed within a period of 3 years, and it is according to Article 101 Limitation Act. This is the question for your prelims. A suit for enforcing foreign judgment should be brought within 3 years. Now execution proceedings के लिए section 44A will be applicable in this case. Foreign judgment may be enforced by proceedings in execution in specified cases in 44A. बस इतना कर लीजिए आप लोग. ये कैसे माना जाएगा, उसमें क्या कहता है ये कि where a certified copy of decree of that court is filed in the district court. कौन सी कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी. Certified copy is filed in the district court, then decree may be executed in India as if it had been passed by डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ये उस तरीके से एग्जीक्यूशन हो सकता है इसका जैसे कि ये डिक्री डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ही पास की हो. बहुत सिंपल सी बातें हैं ये. एक्चुअली हम लोग इतने बड़े झंझट से निकले हैं रेस जुडिकेटा के, उसके बाद में चीज़ें बड़ी आसान लग रही हैं सभी. है बस चलते रहो आगे को, है ना. See, when a foreign judgment is sought to be executed under section 44A,
44A में क्या चल रहा है, एग्जीक्यूशन हो रहा है. It will be open to the judgment debtor. Judgment debtor means against whom judgment is, to take all objections which would have been open to him under section 13 if a suit had been filed on such judgment. नहीं समझे ना, मैं समझाता हूँ. देखिए अभी हमने क्या देखा कि if you want to enforce foreign judgment, one way is what, you should bring a suit within 3 years for the enforcement. मैंने मेरे फेवर में एक फॉरेन जजमेंट है. नाउ आई वांट टू एनफोर्स इट इन द इंडिया. ठीक है, नाउ आई हैव ब्रॉट अ सूट विद इन 3 years. यू आर द डिफेंडेंट. दिस जजमेंट इज टू बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट यू. नाउ व्हाट आर योर ऑब्जेक्शंस? यू कैन नॉट से कि द जजमेंट ऑफ द फॉरेन कोर्ट इज रॉन्ग डिसीजन. दैट इज ऑन मेरिट. यू कैन नॉट से एनीथिंग. नाउ व्हाट यू कैन से कि this case is not given by a court of competent jurisdiction and hit by 13A or hit by 13B, hit by 13C, D, E, F. These are the 6 objections you can take. Got it or not? तो ये हुआ फर्स्ट कैटेगरी में, when you are bringing a separate suit for the enforcement of this. Now you are not opting for first category, you are opting for second category. You are directly going for the execution proceedings. Execution proceedings, section 44A. Even in that case, you can take all objections of section 13. जो आप पहले सूट में ले सकते थे ऑब्जेक्शन सेक्शन 13 के, सेम ऑब्जेक्शंस कैन बी टेकन बाय यू इन द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स ऑल्सो. यू कैन से इट इज अगेंस्ट द नेचुरल justice, it is obtained by fraud, it is against the Indian law, it is against the international law, it is not given by a court of competent jurisdiction. A to F तक 6 के 6 ऑब्जेक्शंस आप ले सकते हैं दोनों ही केसेस में. तो आप ऐसे याद रखिएगा, सेक्शन 13 के ऑब्जेक्शंस जब एनफोर्समेंट चाहे वो बाय वे ऑफ सूट हो या वो बाय वे ऑफ एग्जीक्यूशन हो, इन बोथ केसेस यू कैन टेक सच ऑब्जेक्शंस. कौन से? 13A to F. तो देखना आपको काम क्या करना होगा, A to F जितने भी हैं ये आपको रटे होने चाहिए बुरी तरीके से आपके. मेनली वही बात है. बस बेरेट लैंग्वेज याद कर लीजिए, सत्या तेजा, गुरदयाल सिंह और ये 2-3 केस और जो भी आए हैं, आर विश्वनाथन, इनको याद कर लीजिए. बस अपने आप लिखाएंगे वहाँ पर. और अवार्ड, फॉरेन अवार्ड की बात करते हैं. फॉरेन अवार्ड मीन्स एन अवार्ड पास बाय फॉरेन आर्बिट्रेटर. Okay, and enforceable in a country where it was made can be enforced in India. Again, this is a question of prelims. अभी हमने क्या बात की, फॉरेन जजमेंट की बात की है. तो व्हाट अबाउट बाय फॉरेन अवार्ड? फॉरेन अवार्ड मीन्स जो फॉरेन आर्बिट्रेटर ने डिसीजन दिया उसको हम बोलते हैं फॉरेन अवार्ड. तो अगर वो एनफोर्सेबल उस कंट्री में भी है तो दैट कैन बी एनफोर्स इन इंडिया एज वेल. बस इसको याद कर लीजिए, आपका प्रीलिम्स एग्जाम हो जाएगा, मेंस में नहीं पूछते हैं इसको. And this is all about section 13, 14, 25, 26. Topic was foreign judgment. Very important for your prelims, very important for your mains. And basically जो केस लॉज हैं आपके आएंगे फ्रॉड पर है और आपका ओन कॉम्पिटेंसी पर है, टेरिटोरियल कॉम्पिटेंसी पर है. गुरदयाल सिंह वाला केस हो गया. तो 3-4 केस लॉज, बाकी का बेरेट आप लोग याद रख लीजिए. A to F घोट लीजिए, बार-बार लिख कर के आप लोग याद करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट. थैंक यू. आपने एक बात नोट की होगी कि आपने जो बचपन में याद किया, जैसे टेबल याद की या रिलीजियस कुछ आपने कोई आरती, कोई नमाज, कोई गायत्री मंत्र याद कर रखा होगा, तो आपको हमेशा याद रहता है. वो क्यों रहता है? क्योंकि रिवीजन बहुत किया होगा. उसी तरीके से मैक्सिमम फेलियर्स इसलिए होते हैं, ध्यान रखना, कि लोग याद नहीं करते, केवल पढ़ते जाते हैं. तो दोस्तों आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे. जितना भी आपने पढ़ा है आप खुद से पूछना कि आपको वो याद हो गया है नहीं हो गया. आप उस दिन जज बनेंगे जिस दिन आपको ये सारा जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है वो टिप्स पर ऐसे होना चाहिए जैसे 2 का टेबल. ये मत भूलिएगा. और विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लीज गो टू द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.